हेलो दोस्तों, स्लीपी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की फ्यू मिनट सीरीज में हम डिस्कस करेंगे एक प्रपोजल जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लाया है और डिस्कस करेंगे कि किस ज़रूरत की वजह से ये प्रपोजल लाया गया है, क्या ज़रूरत पड़ी इसको लेके आने के लिए। जो रिमोट वोटिंग मशीन की बात अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर रहा है, ये कैसे फंक्शन करेगा और इसके क्या चीज़ें जो हैं वो अभी भी क्वेश्चनेबल हैं। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस आज करने वाले हैं आज के हमारे इस वीडियो में, तो ज़रूर बनिए रहिएगा। खबर ये है कि इलेक्शन कमीशन सेज रेडी टू रोल आउट पायलट फॉर माइग्रेंट्स टू वोट रिमोटली, यानी कि रिमोट वोटिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए एक प्रोटोटाइप डेवलप कर दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। और काफ़ी समय से इस टॉपिक के ऊपर, इस इशू के ऊपर विचार विमर्श, डिस्कशंस, कंसल्टेशंस चल रही थी और इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट जो हैं आज मैं आपको थोड़े बताने वाला हूं, डिस्कस करने वाला हूं, तो मेरे साथ बने रहिए। ये जब न्यूज़ आई उसके बाद देयर वाज अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म फ्रॉम ऑपोजिशन पार्टी सेइंग कि ये थोड़ा सा इलॉजिकल सा स्टेप लग रहा है, लेकिन मैं आपको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊंगा तो फिर हम इस चीज़ के बारे में थोड़ा बेहतर तरीके से जानेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपना नया प्लान जो है प्रपोज किया है और इस नए प्लान के तहत डोमेस्टिक माइग्रेंट्स कैसे वोट कर सकते हैं अपनी होम कॉन्स्टिट्यूएंसीज के इलेक्शंस के अंदर, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस हो, चाहे वो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी कि लोकसभा के इलेक्शंस हो, वहां पे वोटिंग करने के लिए माइग्रेंट्स को सुविधा प्रोवाइड की जाएगी। ये वोटिंग जो होगी वो एक रिमोट वोटिंग मशीन के थ्रू कंडक्ट करवाई जाएगी और इसका डेमोन्स्ट्रेशन या डेमो देने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रजिस्टर्ड और रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया है। जनवरी 16 को ये डेमो देंगे और 31 जनवरी तक उनको टाइम दिया है कि वो अपने जो इश्यूज हैं या कंसर्न्स हैं, सजेशंस हैं, रिस्पॉन्सेस के थ्रू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को प्रोवाइड करें। इसकी आवश्यकता या इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ रही है दोस्तों कि अगर हम ध्यान से देखें तो हमारी कंट्री के अंदर 2011 का सेंसस के फिगर्स को बात करें 45.3 करोड़ माइग्रेंट्स हैं। माइग्रेंट्स का मतलब है इंटरनल माइग्रेंट्स, जो अपनी प्लेस ऑफ बर्थ से माइग्रेट हुए हैं, प्लेस ऑफ बर्थ या प्लेस ऑफ यूजुअल रेजिडेंस से लोग माइग्रेट हुए हैं। 37% ऑफ पॉपुलेशन जो है एज पर सेंसस 2011 ये इनके अंदर आती है और 75% ऑफ दीज माइग्रेंट्स जो हैं वो मैरिज या अदर फैमिली रिलेटेड रीजंस की वजह से मूव होते हैं। तो मैक्सिमम जो माइग्रेशन होती है, नंबर 1 वो इंट्रा स्टेट माइग्रेशन होती है। तो अगर इंटरनल माइग्रेशन की बात करते हैं, इंडिया में डेटा की बात करते हैं, तो मैक्सिमम माइग्रेशन जो होती है वो इंट्रा स्टेट होती है और आउट ऑफ दिस इंट्रा स्टेट ऑल्सो या इंटर स्टेट जो टोटल माइग्रेशन होती है उसमें से भी 75% ऐसी माइग्रेशन है जो मैरिज या फैमिली के साथ मूव करने की वजह से होती है। ऑक्यूपेशनल थोड़ी सी कम है, बट अगर हम 2021 का सेंसस देखेंगे तो ये जरूर पाएंगे कि द नंबर ऑफ पीपल हु हैव माइग्रेटेड फॉर इकोनॉमिक रीजंस और फॉर रीजंस ऑफ ऑक्यूपेशन विल हैव रिजन अ लॉट। जरूर पाएंगे जब 2021 का सेंसस आएगा। अब दिक्कत ये होती है कि रजिस्टर्ड वोटर्स और वोटर टर्नआउट का जो नंबर है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हिसाब से कम आ रहा है। अब मान लीजिए 2019 के लोकसभा इलेक्शंस की बात करें तो 91.2 करोड़ वोटर जो थे रजिस्टर्ड थे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 67.4% जो है वो वोटर्स टर्नआउट किए, मतलब कि एक्चुअल में उन्होंने वोट दिया। ऑल्दो हम देखें 1951 के इलेक्शन से लेके अभी तक ये सभी हर साल के अंदर इसमें इंक्रीज ही देखने को मिला है, इजाफा ही देखने को मिला है। देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन द वोटर टर्नआउट बट स्टिल इट इज नॉट रीचिंग 80%, 85%। मतलब अगर आप अनुमान लगाते हैं इसमें से तो ऑलमोस्ट 30 करोड़ पीपल अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन हैव नॉट बीन एबल टू वोट। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये 91.2% में से 67.4% है। ये नहीं है कि 120 करोड़, 120 में से तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे ना जो बच्चे होंगे बिलो 18 ईयर्स, बट आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रॉम दिस 91.2 करोड़ जो है 30 करोड़ वोट ही नहीं दे रहे हैं। अब जब ये 30 करोड़ लोग वोट नहीं दे रहे हैं तो इसका इलेक्शन के रिजल्ट या इलेक्शन के परिणाम के ऊपर तो फर्क पड़ता ही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर भी एक फर्क पड़ता है या उनकी इमेज के ऊपर भी ये फर्क पड़ता है कि वो क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शंस विद मैक्सिमम पार्टिसिपेशन करवा पा रहे हैं अपनी कंट्री में या नहीं करवा पा रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो कॉन्सेप्ट नोट दिया है इस प्रपोजल के साथ, उसके अंदर उन्होंने कहा है कि इट हैज बीन अ बिग कंसर्न फॉर इलेक्शन कमीशन कि 30 करोड़ 35 करोड़ लोग जो हैं वो वोट नहीं दे रहे हैं लोकसभा के इलेक्शन में।
और उसका एक बहुत बड़ा कारण उन्होंने बताया है माइग्रेशन को। ऑल्दो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने और भी कारण बताए हैं, अर्बन वोटर्स की एपैथी, है ना, कि हमें तो फर्क नहीं पड़ता, हम ट्विटर पे लिख देंगे कि हमें सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, और हम वोट नहीं देंगे, कोई फायदा नहीं है वोट करने का। और भी बहुत चीजें उन्होंने बताई कि देयर मे बी सम अदर रीजंस, बट द मेजर रीजन विच दे कंसिडर टू बी द लैक ऑफ वोटर टर्नआउट इज माइग्रेंट पॉपुलेशन। क्योंकि माइग्रेंट पॉपुलेशन के पास वो वक्त नहीं है कि वो अपने अपने घरों पे, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी पे वापस जाके वोट दे पा सके। इट इज नॉट लॉजिस्टिकली पॉसिबल फॉर देम टू लीव देयर प्लेस ऑफ वर्क, गो टू देयर प्लेस ऑफ रेजिडेंस एंड वोट। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर माना जा रहा है। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को बताया था कि आप इस माइग्रेंट के वोट ना करने की अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करें और हमें कुछ इसका तरकीब बताएं, तरीका बताएं कि कैसे माइग्रेंट्स को भी वोटिंग प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व किया जाए। खास तौर पे तब जब हम देखेंगे कि रेट ऑफ माइग्रेशन विल कीप ऑन इंक्रीजिंग फर्दर एंड फर्दर, लोग अपने घरों से, अपने प्लेस ऑफ रेजिडेंस से दूर आते जाएंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2016 में एक कमेटी भी बनाई थी जिसका काम यह था कि सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सके कि रिमोट वोटिंग कैसे कंडक्ट की जा सकती है, या वो लोग जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से दूर हैं वो किस तरीके से वोट कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कई प्रपोजल्स को जो है एनालाइज किया, कंसिडर किया। एग्जाम्पल के तौर पे इंटरनेट वोटिंग भी एक ऑप्शन था जो उन्होंने एनालाइज किया, बट वो काफी अनसेफ पाया गया है। और अगर इंटरनेशनल लेवल पे हम इंटरनेट वोटिंग होते हुए नहीं देखते तो यहां पे भी थोड़ा सा अनसेफ वो चीज हो जाएगी। खास तौर पे जब आप नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होते हैं तो आपकी वल्नरेबिलिटी साइबर अटैक के होने की बढ़ जाती है। दूसरा, एक प्रॉक्सी वोटिंग का भी कॉन्सेप्ट, खासतौर पे एनआरआईज के लिए जो प्रपोजल आया था, जिसके चलते एक बिल भी आया था लोकसभा के अंदर, ऑल्दो दैट बिल लैप्स्ड इन 2017, जिसके अंदर ये कहा गया था कि नॉन रेजिडेंट इंडियंस, एक्सटर्नल माइग्रेंट्स, जो इंडिया से बाहर वाले माइग्रेंट्स हैं, उनको प्रॉक्सी वोटिंग अलाउ करनी चाहिए। इसको भी एक्सप्लोर किया गया, बट ये भी अभी तक जो है फाइनलाइज नहीं हुआ। प्रॉक्सी वोटिंग का मतलब कि मैं नहीं, मेरा कोई नॉमिनी मेरी जगह वोट देगा। अर्ली वोटिंग, यानी कि उनका इलेक्शन अलग से करवा दें, है ना, जो उनकी वोटिंग की जो प्रोसेस है उसको अलग से कंडक्ट करवाया जाए फ्रॉम द नॉर्मल वोटिंग, ये भी एक प्रपोजल था। पोस्टल बैलेट is already a thing that is happening and I will discuss both these things, proxy voting और postal ballot दोनों को डिस्कस करेंगे। बट पोस्टल बैलेट के खुद के कुछ ड्रॉबैक्स हैं जिसकी वजह से इसको भी हम इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। पोस्टल बैलेट दोस्तों, हमारे कंट्री के अंदर कुछ कैटेगरी ऑफ पीपल या कैटेगरी ऑफ वोटर्स को ये फैसिलिटी अवेलेबल होती है कि वो अपना वोट जो है वो बाय पोस्ट भेज सकते हैं। अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के रिटर्निंग ऑफिसर को, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक रिटर्निंग ऑफिसर होता है जिसका काम होता है वहां के इलेक्शन को कंडक्ट करवाना। अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के रिटर्निंग ऑफिसर को बाय पोस्ट वो अपना वोट दे सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट्स, जैसे ऐसे वोटर्स जैसे कि सर्विस वोटर्स, सर्विस यानी कि जो आर्म फोर्सेस में काम कर रहे हैं, जो पुलिस पर्सोनल हैं, जो पुलिस ड्यूटी के ऊपर लगे हुए हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर हैं, वो पोस्टल बैलेट से वोट दे सकते हैं। 80 ईयर्स ऑफ एज से ऊपर जो बुजुर्ग सीनियर सिटीजन हैं या पर्सन्स विद डिसेबिलिटी है, वो पोस्टल बैलेट से वोट दे सकते हैं। जिन लोगों की इलेक्शन ड्यूटी लगी है वो पोस्टल बैलेट से वोट दे सकते हैं। जिन लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून के अंदर अरेस्ट किया गया है वो लोग पोस्टल बैलेट से वोट दे सकते हैं। या आगे जाके इलेक्शन कमीशन अगर इन कैटेगरीज में बदलाव लाना चाहता है तो वो अपने रूल्स के अंदर नोटिफाई कर सकता है चेंजेस। ठीक है, तो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स के अंदर वो चेंजेस नोटिफाई करके कोई नई कैटेगरी बना सकता है। अगर मैं बात करूं ये पोस्टल बैलेट की बात कहां हुई है या पोस्टल बैलेट से वोट कर सकते हो इसकी बात कहां हुई है, ये बात हुई है सर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट दो हैं, एक 1950 एक 1951। ये बात हुई है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंदर सेक्शन 60 में, धारा 60 में। और धारा 60 में या सेक्शन 60 के अंदर पोस्टल बैलेट के थ्रू वोट देने की प्रोसेस, वोट देने का जो पावर है वो इन लोगों के पास है। और उन्होंने रेफर किया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 क्योंकि वहां पे वोटर्स की कैटेगरीज बनाई गई। तो इन 1950 यू हैव सेक्शन 20 और उसके अंदर कैटेगरी ऑफ वोटर्स डिफाइन की गई है। तो जैसे ये सर्विस वोटर्स की बात कर रहा हूं मैं, है ना, या आर्म फोर्सेस के अंदर जो वोटर्स हैं उनकी बात कर रहा हूं, वो कैटेगरी डेफिनेशन जो है 1950 में है और पोस्टल बैलेट की फैसिलिटी उनको प्रोवाइड करनी है, ये 1951 के एक्ट में लिखा है। एक चीज यहां पे क्लियर हो गई। दूसरी चीज होती है प्रॉक्सी वोटिंग।
प्रॉक्सी वोटिंग भारत में सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर के पास अवेलेबल होती है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? पहले में पोस्टल बैलेट के अंदर जिस बंदे ने वोट करना है वही अपना बैलेट पेपर के ऊपर वोट देता है और उसे पोस्ट करता है इंडिया पोस्ट के थ्रू टू द रिटर्निंग ऑफिसर। लेकिन प्रॉक्सी वोटिंग में आर्म फोर्सेस के जो मेंबर होते हैं वो अपना नॉमिनी जो है बताते हैं कि मेरी तरफ से कोई प्रॉक्सी वोटिंग करेगा, मेरी तरफ से मेरी वाइफ या मेरी सिस्टर या कोई भी वोट करेगा और उनको एज अ प्रॉक्सी वोट देने की इजाजत होती है। ये सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस के पास अवेलेबल है, ये बात याद रखनी है, ठीक है। तो प्रॉक्सी वोटिंग और पोस्टल वोटिंग में आपने फर्क समझना है। दूसरी चीज आपने ये समझनी है कि किसी भी क्लास ऑफ वोटर्स को इलेक्शन कमीशन पोस्टल बैलेट के थ्रू वोट करने का अलाउ कर सकता है। जब बिहार के अंदर चुनाव थे ड्यूरिंग कोविड, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि भाई 65 इयर्स से ऊपर जो व्यक्ति हैं जिनको क्वारंटीन में या जिनको क्वारंटीन में रखा गया है कोविड के दौरान, वो लोग भी पोस्टल बैलेट के थ्रू वोट दे सकते हैं इन द बिहार असेंबली इलेक्शंस। तो हो सकता है कि ये जो लिस्ट है ये चेंज होती रहे, बिकॉज इसमें कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1968 के अंदर चेंजेस करने होते हैं। यू डोंट हैव टू चेंज द लॉ फॉर दैट, आपको कानून में बदलाव लाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो प्रॉक्सी और पोस्टल वोटिंग के बीच में फर्क आपको समझ आ गया है। अब ये जो सिस्टम है, यानी इंटरनल माइग्रेंट्स जो 30 करोड़ के करीब वोट नहीं दे पा रहे हैं, उनको वोटिंग करवाना, उनके लिए वोटिंग स्पेशली करवाने में क्या क्या दिक्कत आ सकती है। सबसे पहले तो ये डिफाइन करना कि डोमेस्टिक माइग्रेंट की डेफिनेशन क्या है। हाउ डू यू डिफाइन अ डोमेस्टिक माइग्रेंट? बिकॉज अलग अलग जगहों पे रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास अलग डेफिनेशन है, लेबर मिनिस्ट्री के पास अलग डेफिनेशन है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो एनएसएसओ था अब एनएसओ है, वो अलग डेफिनेशन देता है माइग्रेंट की। तो आप किसको माइग्रेंट बोलेंगे? आउटसाइड कॉन्स्टिट्यूएंसी जो गया है वो, या आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट जो गया है वो, या आउटसाइड द स्टेट जो गया है वो? दैट बिकम्स अ डिफिकल्ट डेफिनेशन, वो पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा। ऐसा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने कंसेप्ट नोट में कहा। दूसरी चीज उन्होंने ये कही कि अगर आप वोटिंग करवा रहे हैं इन अ रिमोट एरिया, मान लीजिए आसाम में इलेक्शन है और तेलंगाना में, आसाम से कोई माइग्रेंट आए हुए हैं बहुत सारे और उन्होंने तेलंगाना में वोट देना है, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की जो एप्लीकेशन है वो कैसे होगी, वहां कैंपेनिंग कैसे होगी? बिकॉज इलेक्शन तेलंगाना में नहीं हो रहा है लेकिन तेलंगाना में वोटर बैठा है आसाम का, तो क्या इलेक्शन की कैंपेनिंग भी वैसे ही होनी चाहिए? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता जो है, क्या वैसे ही अप्लाई होनी चाहिए? किस तरीके से अप्लाई होगी? ये एक इशू बन के आया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। अभी भी इन इश्यूज के कॉन्क्रीट आंसर नहीं है, बट दिस इज जस्ट अप फॉर डिस्कशन। थर्डली इन्होंने कहा कि सीक्रेट एनवायरनमेंट कैसे कंडक्ट किया जाए। अब देखिए पोस्टल बैलेट में क्या होता है ना, पोस्टल बैलेट के अंदर आपने जो वोट देना है वो काउंटिंग से पहले, जब काउंटिंग स्टार्ट होनी है उससे पहले रिटर्निंग ऑफिसर के पास पहुंच जाना चाहिए। मान लीजिए 5-6 फेजेस का चुनाव है, हम देखते हैं इलेक्शन जो है कंडक्ट होते हैं फेजेस में, चरण में। तो अगर 5 और 6 फेजेस इलेक्शन इज गोइंग ऑन, देन इफ माई वोट गोज इन द फर्स्ट फेज, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का वोट जो है फर्स्ट फेज में ही चला जाता है, तो सर्विस वोटर्स घर ले जा सकते हैं अपने बैलेट पेपर को और अपने उसको पोस्ट कर सकते हैं आराम से। सो दैट लीव अराउंड 1 करोड़ पीपल, क्योंकि ये जितने भी लोग हैं इनको मिला के, जो लोग इलेक्शन ड्यूटी पे होते हैं, इनका नंबर 10 मिलियन के आसपास आ जाता है। सो अराउंड 1 करोड़ पीपल कैन टेक देयर वोट्स, पुट इट इन देयर होम्स एंड देन मेल इट टू द रिटर्निंग ऑफिसर। तो जैसे ईवीएम की सुरक्षा होती है, ईवीएम के अंदर स्ट्रांग रूम होता है, उसको सुरक्षा प्रोवाइड की जाती है, वैसी सुरक्षा पोस्टल बैलेट वाले जो वोट्स होते हैं उनको शायद नहीं प्रोवाइड की जाती। तो पोस्टल बैलेट को लार्ज स्केल पे इंप्लीमेंट करना शायद उतना ज्यादा सेफ नहीं रहेगा। तो सीक्रेट और इंड्यूसमेंट फ्री वोटिंग करवाना कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, यह भी बहुत जरूरी चैलेंज सामने आया। और पोलिंग पर्सोनल कौन से स्टेट से अपॉइंट होंगे? क्या वो तेलंगाना के अंदर से अपॉइंट होंगे अगर आसाम के इलेक्शन के लिए वोट हो रहे हैं, या आसाम से अपॉइंट होंगे? दैट ऑल्सो बिकम्स अ बिग कॉज ऑफ कंसर्न। तो ये सारी चीजों को देखते हुए अब एक नया प्रोटोटाइप लेके आया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इस प्रोटोटाइप मतलब अभी ये फर्स्ट मॉडल है जिसमें अंदर चेंजेस भी हो सकते हैं और इसकी टेस्टिंग अभी होनी बाकी है। तो रिमोट वोटिंग मशीन का प्रोटोटाइप भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BEL और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड दोनों ये करती हैं, दोनों पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं। आपसे मेरा सवाल है कि दोनों कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती हैं?
दे वर्क अंडर विच मिनिस्ट्री, और आर दे अटैच्ड ऑफिसेज अंडर अ मिनिस्ट्री, और आर देयर ऑटोनॉमस बॉडीज अंडर अ मिनिस्ट्री, और अगर वो है तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो इन्होंने ये बनाई है मशीन, ये मशीन जस्ट लाइक एन ईवीएम, जस्ट लाइक एन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, और उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस है। सो इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ एन ईवीएम। ये भी स्टैंड अलोन नॉन नेटवर्क सिस्टम है। स्टैंड अलोन नॉन नेटवर्क मतलब इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, मॉडिफाइड ऑफ एग्जिस्टिंग ईवीएम है। मल्टी कंस्टिट्यूएंसी पोलिंग स्टेशन सेटअप किए जा सकते हैं इसके अंदर। तो मल्टी कंस्टिट्यूएंसी पोलिंग स्टेशन को समझने के लिए मैं जरा आपको ईवीएम की तस्वीर एक बार दिखा देता हूं। जो हमारे ईवीएम होते हैं जहां पे हम वोटिंग देने आते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप 18+ हैं तो आपने कभी ना कभी वोट शायद दिया हो, तो जब आप वोटिंग करने जाते हैं तो यहां पे आपकी जो यूनिट होता है जिसको बैलेट यूनिट कहते हैं, मतलब जो आप के सामने होता है ना जहां आप वोट देने जाते हो, दैट इज कॉल्ड अ बैलेट यूनिट, एंड द अदर दिस वन इज कॉल्ड द कंट्रोल यूनिट। जो कंट्रोल यूनिट होता है ना वो होता है किसके पास, जो वहां पे बैठा होता है मेन इलेक्शन कंडक्ट करवाने वाला प्रिसाइडिंग ऑफिसर, और बैलेट यूनिट होता है आपके पास। तो बैलेट यूनिट पे ये नंबर बटन बने होते हैं, और लेफ्ट साइड में पेपर वाली स्लिप बनी होती है जहां पे आपको इलेक्शन के सिंबल्स मिलते हैं पार्टीज के 1 2 3 4 5। तो कोई भी हो सकता है, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, XYZ पार्टी, उसके सिंबल, उसका सीरियल नंबर। तो जिस सीरियल नंबर पे आप प्रेस करते हो आपका वोट वहीं रजिस्टर हो जाता है। और रिसेंटली एक और चीज जो ऐड हुई थी दैट वाज वीवीपैट, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। तो आपके बैलेट यूनिट में एक वीवीपैट भी लगा होता है जिसमें 7 सेकेंड्स के लिए आपको जिस कैंडिडेट को आपने वोट दिया है उसकी पार्टी और उसका सिंबल नजर आता है, दैट यू कैन सी, सो दैट इट इज एंश्योर्ड दैट जो आपने वोट दिया है वो उसी को गया है जिसके लिए आपने बटन दबाया था। ठीक है, सिंपल है। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे मॉडिफिकेशन क्या होगी, एक डायनामिक बैलेट डिस्प्ले लगाई जाएगी इंस्टेड ऑफ द पेपर डिस्प्ले। तो यहां पेपर की डिस्प्ले की जगह एक डायनामिक बैलेट डिस्प्ले लगाई जाएगी और मल्टी कॉन्स्टिट्यूएंसी डिस्प्ले होगी। अब समझ लीजिए, सोचिए कि आसाम से कुछ लोग जो है तेलंगाना गए हैं अगेन। अब वो अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज के होंगे, है ना, कोई दिसपुर से होगा, है ना, कोई किसी और डिस्ट्रिक्ट से होगा, किसी और कॉन्स्टिट्यूएंसी से होगा, तेजपुर से होगा, कैन बी फ्रॉम एनीवेयर। तो वो कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जो कैंडिडेट्स होंगे, उम्मीदवार होंगे, उनके नाम भी तो अलग होंगे, एंड पार्टीज भी अलग अलग हो सकती हैं। सो यू कैन नॉट हैव द पेपर वाला प्रिंट, क्योंकि इसमें या तो आप पेपर पे प्रिंट कराओ, लेकिन आपने असम की हर कंस्टिट्यूएंसी को कवर करना है उस इलेक्शन में। जो तेलंगाना में आप कंडक्ट करवा रहे हो, रिमोट लोकेशन पे कंडक्ट करवा रहे हो, तो उसके लिए एक डायनामिक डिजिटल डिस्प्ले होगी। उस डिजिटल डिस्प्ले में आप जो भी कैंडिडेट्स होंगे उनके नाम आ जाएंगे और उनकी सीट्स आ जाएंगी। सो वट एवर कैंडिडेट्स आर देयर नेम्स, देयर सिंबल्स for that particular constituency will be displayed on the इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले, और फिर आप वो बटन प्रेस करोगे, जैसे यहां बटन है उसको आप प्रेस कर दोगे, तो ये डिफरेंस आएगा। दैट विल बी अ मल्टी कंस्टिट्यूएंसी सेटअप। ठीक है, तो पेपर प्रिंटेड बैलेट शीट की तरह जगह मल्टी कंस्टिट्यूएंसी सेटअप होगा। तो कुछ इस तरीके से आप उस यूनिट को देख सकते हो, जहां पे ये बैलेट यूनिट है। बैलेट यूनिट मतलब जहां आप वोट देने जाते हो, और ये कंट्रोल यूनिट है। जब आप अपना कार्ड लेके जाओगे, वोटर कार्ड लेके जाओगे, आपकी कंस्टिट्यूएंसी उस पे लिखी होगी। इस वोटर कार्ड की कंस्टिट्यूएंसी को पढ़ने के बाद जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा वो यहां पे क्या कर देगा, कार्ड रीडर, कंस्टिट्यूएंसी कार्ड रीडर को एक्टिवेट करेगा। कंस्टिट्यूएंसी कार्ड रीडर आपकी कंस्टिट्यूएंसी के कैंडिडेट्स के नाम आपके बैलेट यूनिट में डिस्प्ले कर देगा। सो इफ समवन कम्स फ्रॉम दिसपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी तो उसके कैंडिडेट के नाम आ जाएंगे, अगर कोई किसी और कॉन्स्टिट्यूएंसी से आता है वोट देने के लिए तो उसके नाम आ जाएंगे। तो ये चीज की जाएगी। साथ ही साथ ये ही चीज, सेम चीज विल बी डिस्प्लेड ऑन टू द पब्लिक डिस्प्ले ऑल्सो। तो पब्लिक डिस्प्ले पे भी वो डिस्प्ले हो जाएगा, ताकि पता लगे कि हाँ, ट्रांसपेरेंसी से इलेक्शन हो, कि ये भाई इसी चीज के लिए वोट दे रहा है। जो अब वोट दोगे वो नहीं डिस्प्ले होगा, लेकिन लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स पब्लिक डिस्प्ले में डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो अभी ये प्रोटोटाइप है, अभी इसके ऊपर काम होना बाकी है। हो सकता है कि देयर माइट बी सम प्रॉब्लम इन दिस, कोई प्रॉब्लम या इश्यूज सामने आ सकते हैं, इसीलिए 16 जनवरी को इसकी टेस्टिंग के लिए बुलाया है। तो आगे आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि माइग्रेंट्स की वोटिंग इस रिमोट बैलेट यूनिट के थ्रू या रिमोट वोटिंग मशीन के थ्रू हो। तो दोस्तों, इतना आपके लिए जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट था, स्पेशली कंसिडरिंग द फैक्ट ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। दोस्तों, अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी में
अपने आप को थोड़ा सा अधूरा पा रहे हैं, थोड़ी कमियां पा रहे हैं सब्जेक्ट्स के अंदर, करंट अफेयर्स के अंदर, तो आप हमारे संभव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स को जरूर एनरोल करें, जिसके अंदर डेली लाइव क्लासेस के साथ साथ आपको स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स की कवरेज मिलने वाली है। पर्सनल 1:1 मेंटरशिप के साथ साथ 4000 से ज्यादा एमसीक्यूज आप प्रैक्टिस करेंगे ड्यूरिंग द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ अ कोर्स, और आप फुल लेंथ टेस्ट के लिए भी एलिजिबल रहेंगे, तो आपकी फुल लेंथ टेस्ट की भी प्रैक्टिस साथ में होती रहेगी। तो हमारे कोर्स में एनरोल करने के लिए आप हमारे नंबर या ईमेल आईडी पे जरूर कांटेक्ट करें। आई होप आपको कुछ इंफॉर्मेशन जो है आज इंपॉर्टेंट मिली होगी, और जरूर हमारे साथ बने रहिए, और वेल अ वेरी गुड डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।